नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम श्री राम एकेडमी है। मैं राजीव कुमार आपको इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स और टैली दोनों के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके और अपने इस चैनल पे पब्लिश कर सकूं। मेरा ये चैनल जो है वो बेसिक से लेके एडवांस तक आपको अकाउंट्स और टैली के बारे में पूरी पूरी जानकारी प्रदान करने वाला है। तो बिना देर के हुए हम लोग अपने फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जाना था, जहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, प्रोप्राइटर, ड्राइंग, ये सब क्या होता है इनके बारे में आप लोगों को बताया गया था। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी अकाउंटिंग का एक समीकरण होता है। इसके बारे में देखेंगे। लिखा गया है एज इंडिकेटेड अर्लियर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू ऑपोजिट एस्पेक्ट्स। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी दो पहलू होते हैं। वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। उसी दोनों एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट को डेबिट किया जाता है और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट किया जाता है। बोथ द एस्पेक्ट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स अप्रोप्रिएटली। और दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग अपने अकाउंट्स में उचित तरीके से यानी सही ढंग से रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। अमेरिकन अकाउंटेंट्स हैव derived the rules of debit and credit through novel medium that is accounting equation। और अमेरिकन अकाउंटेंट्स के द्वारा डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को एक आसान तरीके से, एक आसान माध्यम से बताया गया है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। द इक्वेशन इज एज फॉलोज। अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से दिया गया है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपके बिजनेस का जो एसेट्स होता है, एसेट्स के बारे में अकाउंटिंग टर्म्स में आप लोगों को बताया गया था कि बिजनेस में जो भी संपत्ति होती है, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल, सब बिजनेस का एसेट्स कहलाता है। और एसेट्स जो होता है वो बिजनेस के कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होता है। कैपिटल के बारे में आपको बताया गया था, बिजनेसमैन के द्वारा जो भी पैसा या सामान या कोई भी चीज बिजनेस में निवेश किया जाता है उसको हम लोग बिजनेस का कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटीज, बिजनेस के द्वारा आउटसाइडर से जो भी चीज या जो भी पैसा या कैश या कोई वस्तु बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम लोग बिजनेस में लायबिलिटीज के नाम से दिखाते हैं। The equation is based on the principle that accounting deals with property and right to property, and the sum of properties owned is equal to the sum of the rights to the properties। यहाँ बताएगा ये इक्वेशन जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि बिजनेस का जो प्रॉपर्टीज है या उस संपत्ति का जो अधिकार है या बिजनेस का जो टोटल संपत्ति है वो किसके इक्वल होता है, उस बिजनेस के टोटल प्रॉपर्टीज के राइट के सम के इक्वल होता है। द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय ए बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स एंड द राइट ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज लायबिलिटीज और इक्विटीज ऑफ द बिजनेस। यहाँ बताया गया है बिजनेस जो भी प्रॉपर्टी ओन करता है, यानी बिजनेस के पास जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। और उस प्रॉपर्टीज का जो राइट्स होता है यानी अधिकार जो होता है, उस अधिकार को हम लोग लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं या फिर बिजनेस के इक्विटीज के नाम से जानते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया, उसमें बिजनेसमैन के द्वारा कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए निवेश किया गया और किसी अदर सोर्सेज से 2 लाख रुपए यानी अदर पार्टी से 2 लाख रुपए लेकर के बिजनेस में लगाया गया। तो यहाँ पर बिजनेस का जो टोटल एसेट्स हो गया वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी बिजनेस में पूंजी आपने लगाया 2 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए और 2 लाख लायबिलिटीज हुआ, यानी आउटसाइडर से लिया गया। तो बिजनेस का टोटल जो एसेट्स होता है वो क्या होता है, बिजनेस का कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि बिजनेस में जो टोटल संपत्ति होती है वो बिजनेस के ऊपर जो उस संपत्ति का अधिकार जिसके पास होता है उसके बराबर होता है, यानी उसके सम के बराबर होता है।
equities can be subdivided into equities of the owners which is known as capital and equities of creditors who represent the debt of the business are known as liability। और यहाँ इक्विटी का मतलब है, इसको इक्विटी को जो है वो सब डिवाइड किया गया है, नहीं ओनर्स के इक्विटी के रूप में जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, यानी बिजनेसमैन के द्वारा जो भी पूंजी या इक्विटी बिजनेस में होता है उसको हम लोग बिजनेस का कैपिटल के नाम से जानते हैं। उसी तरह जो क्रेडिटर्स का इक्विटी है यानी आउटसाइडर से जो लिया गया इक्विटी है जिसको हम लोग बिजनेस का डेब्ट कहते हैं यानी कर्ज कहते हैं, या फिर उसको बिजनेस में लायबिलिटीज के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब होता है वस्तु या सामान। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप यदि किसी सर्विस का डील करते हैं या फिर किसी गुड्स का डील करते हैं तो जो गुड्स होता है यानी जो वस्तु होती है उसको बिजनेस में दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम लोग रेवेन्यू गुड्स कहते हैं और एक को कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। रेवेन्यू गुड्स के बारे में आपको बताया गया है, दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द बिजनेस फॉर सेलिंग आर कॉल्ड रेवेन्यू गुड्स। वह गुड्स या वह वस्तु जो बिजनेस के द्वारा बेचने के लिए खरीदा जाता है उसको हम लोग बिजनेस का रेवेन्यू गुड्स कहते हैं। और रेवेन्यू गुड्स के लिए हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 तरह के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट है परचेज अकाउंट, व्हेन परचेज, जब ऐसे किसी गुड्स को हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं। जब उसी गुड्स को हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसको हम लोग सेल्स अकाउंट के नाम से उसको एंट्री करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट व्हेन गुड्स रिटर्न टू द सेलर, जब खरीदा हुआ सामान हम रिटर्न कर देते हैं सेलर को तो उसके लिए हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जब बेचा हुआ सामान हमको कोई वापस कर देता है तो उसके लिए हम लोग सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड के नाम से अकाउंट बनाते हैं। दूसरा टाइप का गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स है। इसके बारे में देखिए बताया गया है, दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द बिजनेस फॉर यूज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, यानी वैसा गुड्स जो बिजनेस के द्वारा बिजनेस में उपयोग करने के लिए खरीदा गया है उसको हम लोग बिजनेस का कैपिटल गुड्स या फिर उसको एसेट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द नेम और क्लास ऑफ द गुड्स इज मेंशन्ड इन द अकाउंट्स, और अकाउंट्स में हम लोग उस वस्तु का क्लास या उस वस्तु का गुड्स ही हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ लीजिए, मेरा एक बिजनेस है, कंप्यूटर शॉप है, कंप्यूटर या कंप्यूटर का पार्ट्स हम लोग खरीदते और बेचते हैं। तो देखिए कंप्यूटर और कंप्यूटर का पार्ट्स जो हो गया वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक तरह का रेवेन्यू गुड्स हो गया, क्योंकि उसको हम लोग बेचने के लिए ही खरीदते हैं। लेकिन वही कंप्यूटर शॉप में फर्नीचर है जो हम बिजनेस में यूज के लिए खरीदे हैं, पंखा है, एसी है, या फिर 1-2 कंप्यूटर जो है वो बिलिंग के लिए खरीदा गया है, या प्रिंटर है बिल निकालने के लिए। तो वैसा सामान जो बिजनेस में उपयोग के लिए खरीदा गया है जिसको हमको बेचना नहीं है, वैसे गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है, वह गुड जो बेचने के लिए खरीदा जाता है उसको हम लोग रेवेन्यू गुड्स कहते हैं और उसको 4 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और वह गुड जो हम लोग यूज के लिए खरीदते हैं उसका हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं और उसको उसी के नाम से हम लोग मेंशन करते हैं। अब आते हैं हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट जो टर्म है, डिस्काउंट का मतलब ही होता है छूट या बट्टा। जैसे हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ डिस्काउंट बिजनेस का एक पार्ट है। हम लोग अपने सेल को बढ़ाने के लिए या अपने डेब्ट्स को बहुत जल्दी ख़त्म करने के लिए, या कह सकते हैं किसी के मेरा पैसा ड्यूज रहता है उसकी रिकवरी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ डिस्काउंट मेंशन करते हैं, यानी कुछ डिस्काउंट हम लोग किसी को प्रोवाइड करते हैं या किसी से डिस्काउंट हम लोग रिसीव करते हैं। तो बिजनेस में जनरली डिस्काउंट को 2 कैटेगरी में, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन जनरली उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए बताया गया, व्हेन ए कस्टमर बाय गुड्स रेगुलरली और बाय लार्ज क्वांटिटी और बाय फॉर ए लार्ज अमाउंट, द सेलर इज यूजुअली इंक्लाइन टू अलाउ ए कंसेशन इन प्राइस। यहाँ बताया गया है कि जब कोई कस्टमर रेगुलर यानी नियमित रूप से आप ही से सामान खरीदता है या लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है या लार्ज अमाउंट का खरीदता है, तो विक्रेता क्या करते हैं, उसको प्राइस में कुछ कंसेशन कर देते हैं। कंसेशन यानी कुछ छूट दे देते हैं। ही विल कैलकुलेट द टोटल प्राइस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ कैटलॉग, वो अपने कैटलॉग के लिस्ट के अनुसार उसका टोटल प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। बट आफ्टर द टोटल इज राइट ही विल मेक ए डिडक्शन ऑफ 5% और 10% डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस पॉलिसी।
और वो अपने बिजनेस के पॉलिसीज के अनुसार उस टोटल अमाउंट्स में से 5 या 10% का क्या कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, डिडक्शन कर देते हैं। इसी डिडक्शन को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। दूसरे टाइप का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। इसमें बताया गया है एन अमाउंट विच इज अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ डेप्ट arising out of a shell within a specified time and is calculated on a percentage basis is known as cash discount। यहाँ बताया गया है कैश डिस्काउंट में वह अमाउंट जो डेप्ट यानी किसी कर्ज का तुरंत सेटलमेंट के लिए दिया जाता है, जो एक निश्चित समय के अंदर सेल के लिए होता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग किसी के यहाँ किसी का एक निश्चित समय में हम लोग सेल का देते हैं कि इतने दिन में आप इतना का सामान सेल करेंगे तो आपको हम इतने % का या इतना कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट की श्रेणी में आता है और ये हमेशा जो है वो एक्चुअल पेमेंट पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस वीडियोस में मैं आपको इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन, इनकम के क्लासिफिकेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, वेलकम, जय हिंद, जय